नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं आप तक टाइम्स। आप तक टाइम्स की इस खास मुलाकात में आज मैं आपके सामने जिन विषयों को लेकर चर्चा करने वाला हूँ, जिन विषयों को लेकर बात करने वाला हूँ, वो विषय हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे जीवन को निरोगी बनाने के लिए, हमारे जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए जीने के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही आवश्यक है। आज मैंने अपने स्टूडियो में शाहजहांपुर भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान आदरणीय श्री पवन सिंह जी को बुलाया हुआ है। पवन सिंह जी, आपका हमारे आप तक टाइम्स के इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञा कर। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने सबसे पहला सुख निरोगी काया को ही माना। तो हम निरोगी कैसे रह सकते हैं, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से अपने जीवन में योग को उतारें, नियमित रूप से योग करें, आचार विचार, रहन सहन, खान पान सबका बहुत अच्छे तरह से पालन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप रोगी होकर नहीं बल्कि निरोगी होकर पूरे जीवन को जिएंगे और पूरे जीवन का सही मायनों में आनंद लेंगे। दो लाइनें मैंने योग के ऊपर लिखी हैं कि ज्यों मन होता है प्रसन्न, लगा ईश का भोग, त्यों तन और मन होते प्रसन्न जब हम करते हैं योग। जब हम योग करते हैं तो मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, और कहते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। हम अच्छी तरह से किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए हम अच्छा तभी कर पाएंगे जब हमारा मन अच्छा होगा। आइए, योग करने से, नियम संयम, आचार विचार और नियमित जिंदगी जीने से हमको यूँ तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मोटे मोटे फायदे क्या हैं उनके ऊपर हम आपसे एक चर्चा करते हैं। जी हाँ, अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो वो हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बहुत नियंत्रित रखता है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो हमारी जो श्वसन प्रणाली है वो बहुत बेहतर होती है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो वो हमको अपच से राहत दिलाता है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो योग से हमारे शरीर में दर्द को सहने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो हमारा शरीर एक नई ऊर्जा से भरता है नहीं? अगर हम नियमित योग करते हैं तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर जो होती है वो ठीक रहती है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो योग करने से हमको बहुत अच्छी नींद आने लगती है। अगर हम नियमित योग करते हैं तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय की बीमारियां नहीं होती हैं। नियमित योग से हमारे शरीर में जो सोडियम की मात्रा होती है वो भी नियंत्रित रहती है। नियमित योग करने से हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जो हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाती है। नियमित योग करने से हमारे हृदय में होने वाले जो भी हृदय रोग के खतरे होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि उनका कि खत्म हो जाते हैं। यानी नियमित योग से अस्थमा की बीमारी से निजात मिलती है। नियमित योग करने से गठिया की बीमारी से भी बचाव होता है। नियमित योग करने से कहते हैं कि कैंसर के प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नियमित योग से माइग्रेन जैसी बीमारियों में काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। यानी नियमित योग करने से कब्ज से निजात मिलती है। यानी आप जो खाते हैं बहुत आसानी से पचता है और उसका पूरा लाभ आपके शरीर को मिलता है। नियमित योग करने से कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में भी बहुत आराम मिलती है। नियमित योग करने से जो बढ़ती उम्र के प्रभाव हैं उनको कम करने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायक होते हैं। नियमित योग करने से हमारा शरीर और मन दोनों ऊर्जावान रहते हैं। नियमित योग करने से हमारा वजन भी संतुलित रहता है, जिससे हमारा शरीर सुडौल बनता है। नियमित योग करने से हमारे शरीर में, हमारे मन में सहनशीलता की वृद्धि होती है। यानी नियमित योग करने से
मन अच्छा रहता है और तनाव काफ़ी कुछ कम हो जाता है और इसी के साथ साथ चिंताओं से भी छुटकारा मिलता है। नियमित योग करने से हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है। नियमित योग करने से हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे हम किसी भी विषय पर एकाग्र होकर चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हल, बहुत अच्छे सुझाव समाज को, परिवार को और देश को विकसित करने के लिए दे पाएंगे। तो योग करने से एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे हैं। बस क्या करना है हमको, जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, जैसे हमारे लिए जल आवश्यक है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी तरह से हमें योग को आवश्यक करना है अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है और फिर देखिए कैसे आप निरोगी होकर पूरा जीवन जीते हैं, है नहीं। तो आज इसी योग पर वार्ता करने के लिए, इसी योग पर चर्चा करने के लिए, इसी योग की विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने शाहजहाँपुर भारतीय योग संस्थान के जिला प्रमुख आदरणीय श्री पवन सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो पवन सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे आप तक टाइम्स की स्टूडियो में। नहीं पवन सिंह जी, सबसे पहले मुझे आप ये जानकारी दें कि भारतीय योग संस्थान की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन हैं? भारतीय योग संस्थान विश्व की अद्वितीय संस्था है। इस संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को हुई थी और स्थापना करने वाले श्रद्धेय प्रकाश लाल जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। पवन जी, ये भारतीय योग संस्थान बनाने के पीछे ये जो आपने जिनका जिक्र किया आदरणीय श्री प्रकाश लाल जी, तो इन प्रकाश लाल जी का क्या उद्देश्य था, मतलब क्यों उन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना की? लेकिन उन्होंने जो वृक्ष लगाया है वो आज इतना फलीभूत हुआ है कि पूरे देश में ही नहीं विदेश में इसकी तमाम केंद्र, साधना केंद्र निःशुल्क रूप से समाज की सेवा कर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान विश्व के 12 राज्यों, 12 देशों और 23 राज्यों में निःशुल्क साधना करता है और इसका एक ही संकल्प है, जियो और जीवन दो। हम खुद स्वस्थ रहे और समाज को रखें। पवन जी, मैं और योग के बारे में कुछ बातें करूं, इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इससे क्या संबंध है, मतलब आप किस रूप में भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं? इस संस्थान में जुड़ने का मुझे सौभाग्य 1994 में प्राप्त हुआ था और इस संस्थान में वही लोग जुड़ते हैं जो सच्चे मन से योग के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। जो हमारे संस्थापक प्रकाश लाल जी थे, उनका कहना था ये ईश्वरी कार्य है, आप ईश्वर का कार्य करो और ईश्वर आपकी मदद करेगा। संस्थान इसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लेता और जिनके मन में योग के माध्यम से सेवा भावना होती है वही लोग योग से आगे जुड़ते हैं। और आपके पास में क्या क्या दायित्व हैं? जहाँ तक दायित्व का सवाल है, मेरे पास जनपद शाहजहाँपुर का जिला प्रधान का दायित्व है और उत्तर प्रदेश पूर्वी का मंत्री का दायित्व है। पवन सिंह जी, शाहजहाँपुर में भारतीय योग संस्थान की शुरुआत कब हुई थी और इसको शुभारंभ करने वाले कौन लोग थे? शाहजहाँपुर में जो राय सिंह चौहान एक बैंक में अधिकारी थे, पंजाब नेशनल बैंक में, उनके माध्यम से यहाँ की शुरुआत हुई और मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पवन सिंह जी, शाहजहाँपुर में कुल कितने साधना केंद्र हैं, यानी और मतलब जहाँ पर आकर साधक लोग योग साधना करते हैं और जो योग प्रशिक्षक हैं वो योग की शिक्षा देते हैं, और साथ ही इन से जुड़कर नियमित योग करके मतलब जो है कि क्या व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस, क्या वो बदलाव महसूस करता है? आज जनपद में 2 दर्जन से अधिक योग साधना केंद्र चल रहे हैं। योग में जो नियमित साधना करते हैं केंद्रों पर जाकर एक तो उनकी दिनचर्या निश्चित हो जाती है। आज समाज के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है और जब हम खाली होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे मन में तनाव आता है कि हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से करें। और शुरुआत अगर योग के माध्यम से करेंगे तो आप निश्चित रूप से केंद्र में
जो 1 घंटे की साधना होती है, उसमें 35 मिनट के आसन, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान और 5 मिनट प्रार्थना, नियमित रूप से 1 घंटे की साधना होती है। और बीच बीच में कुछ आपस में अगर लोगों को परामर्श लेना होता है, बात करनी होती है, तो हमारे साधक उन पे, जो हमारे अनुभवी साधक हैं, उनसे प्रश्न पूछ के अपना समाधान कर लेते हैं। पवन सिंह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कोरोना संक्रमण की वजह से हर तरफ तरह तरह हाहाकार मचा हुआ है, यानी क्या कोरोना संक्रमण को रोकने में योग का क्या योगदान है? यानी क्या योग करने से कोरोना संक्रमण को मतलब जो है प्रभाव को कम किया जा सकता है या फिर इसको खत्म किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ है? जहाँ तक समाज की व्यवस्थाओं का सवाल है, सारे लोगों को पता है कि योग बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन उसके बाद भी वो आलस बस नहीं आना चाहते हैं। और अगर आए तो समाज में बीमारी नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि योग हमारे शरीर के तीनों रूपों को प्रभावित करता है। आसनों से हम शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों का संतुलन रहेगा तो बीमारी क्या है? असंतुलन है। आज केवल वायु तत्व का जो असंतुलन है वही कोरोना महामारी के रूप में है। जो कोरोना महामारी है आकाश तत्व और वायु तत्व का है कि हमारे लंग्स में ऐसे संक्रमण आने लगता है तो हमारी सांस नहीं आती है। अक्सर जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा लोगों को, वो 5 दिन तक, उन्हें 6 दिन तक बुखार आता है, उसके बाद सांस लेने में समस्या आती है और वो ऑक्सीजन के लिए वो परेशान होते हैं। ऑक्सीजन समय पर मिल जाती है तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। अगर वो नियमित योग करें, आसन करेंगे तो शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपने आप सही रहेगा, 5 तत्व संतुलित होंगे। और प्राणायाम करेंगे तो मन प्रभावित होगा, मन प्रभावित होगा, लंग्स सक्रिय रहेंगे, उनकी मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी, तो कहाँ कोरोना महामारी कहाँ आने वाली है। फिर नियमित रूप से जो जहाँ तक आज सबसे ज़्यादा जो निकल के आया है कि कोरोना या कोई बीमारी लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए भारतीय योग संस्थान की ओर से वर्ष में हम 2 बार संघ प्रचालन क्रिया कराते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय की जाने वाली इस क्रिया में हम लोगों को पेट की, उदर आंत की धुलाई कराते हैं तो उनका पाचन प्रणाली अपने आप ठीक हो जाती है। फिर शुद्ध क्रियाएं हम बीच बीच में कराते रहते हैं। शुद्ध क्रियाओं में हमारी रबर नेति प्रारंभ में साधक करते हैं, उसके बाद सूत्र नेति करते हैं, फिर जल नेति करते हैं, और इससे पूरा हमारा श्वसन तंत्र अपने आप पूर्ण रूप से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है और उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं आती। कोरोना महामारी के लिए विशेष रूप से इस समय अगर लोग सरसों का 2-2 बूंद दोनों नासिका छिद्रों में रात में डालें, सुबह डालें, इससे क्या होगा, पूरा श्वसन तंत्र उनका सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद वो शुद्ध क्रियाएँ भी उनसे आसानी से हो जाएंगी। फिर प्रारंभ में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है समाज में, वो आसानी से कर सकते हैं। इससे हमारे पूरे जो हैं फेफड़े सक्रिय होंगे और जो बीमारी है उसका असर उन पर ज़्यादा नहीं इफेक्टिव रहेगा, बहुत प्रभावी नहीं रहेगा। पवन सिंह जी, शाहजहाँपुर में कुल कितने साधना केंद्र चल रहे हैं? मतलब मैं उन साधना केंद्रों की बात कर रहा हूँ कि जिनके संचालन का दायित्व तो आपके ऊपर है। लगभग 2 दर्जन केंद्र यहाँ पर चल रहे हैं और इसको हमने 5 क्षेत्रों में बांट रखा है। सबसे किनारे पर कैंट क्षेत्र है, उसके बाद सदर क्षेत्र है, चौक क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है, रोजा क्षेत्र है। 5 क्षेत्रों में हमने दायित्व दे रखा है। 5 हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं और हर क्षेत्र में लगभग 5 से 6 केंद्र चल रहे हैं। क्या कोरोना के चलते साधकों के आने में या साधकों की संख्या में कुछ फर्क पड़ा है? यानी क्या साधक नियमित रूप से अभी भी साधना केंद्रों पर आ रहे हैं या फिर किसी और व्यवस्था के माध्यम से आप ऑनलाइन या किसी और भी ये गूगल मीट वगैरह कुछ इस माध्यम से घरों में भी योग करवा रहे हैं क्या? इस समय कोरोना महामारी के कारण हमारे साधक घर बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने कहा संक्रमण की बीमारी है, आप पे आएगी, ठीक हो जाएंगे, लेकिन घर पे आप करें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए केंद्रों को जो है
2-3 केंद्र हमारे जो बहुत सक्रिय है वो अभी चल रहे हैं। इसमें शहीद उद्यान में मारवाड़ी केंद्र और ये हमारा वृंदावन गार्डन, 3 केंद्र अभी संचालित हैं। उसमें पर्याप्त जगह है और इसीलिए वो सोशल डिस्टेंस के साथ साधना कर रहे हैं। अच्छा पवन सिंह जी, एक और जानकारी मतलब जो है कि जैसे योग जो केंद्र हैं, योग साधना केंद्र हैं, उनका समय जो है लगभग एक ही होता है, प्रातःकालीन 5:30 बजे, है नहीं? तो अब केंद्र कई एक हैं, आप अकेले हैं, तो कैसे कैसे मैनेज करते हैं? मतलब सारे केंद्रों का संचालन कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्था आप उनकी देखते हैं? इसके लिए एक टीम वर्क है। हमारे क्षेत्रीय प्रधान, क्षेत्रीय मंत्री और मुख्य रूप से जो हमारा केंद्र प्रमुख होता है वो संस्थान की रीढ़ माना गया है। वो सबसे पहले उसका दायित्व है कि वो केंद्र पे आएगा और साधना कराएगा। बीच बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रधान और जिले की जो टीम है वो भ्रमण करके अपने अनुभव के आधार पर उनमें थोड़ा सा साधना में सुधार कराते रहते हैं। पवन सिंह जी, ये देखा गया है कि योग स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, एक आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि लोगों को भाई एक निःशुल्क चीज़ कराई जा रही है। आप लोग तो निःशुल्क, आपके सब योग साधना केंद्र हैं, वहाँ किसी प्रशिक्षक से या जो भी आते हैं योग करने उनसे कोई आप शुल्क वगैरह तो लेते नहीं है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि लोगों का जुड़ाव जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो है 2 चीज़ें हमारी वृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आज हम बहुत भौतिकवादी हो गए और हर चीज़ को हम बहुत शॉर्टकट में चाहते हैं। जो शॉर्टकट है वही व्यक्ति के दुख ही का कारण है। जो हमारी वृत्तियां हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत, रज और तम, जिसकी सत वृत्ति होती है वो उसमें आलस्य और प्रमाद नहीं होता। योग में वही व्यक्ति आएगा जिसमें आलस्य और प्रमाद नहीं होगा। आलस्य से हमारा मतलब है शरीर के उससे, और प्रमाद से मतलब मानसिक रूप से। मानसिक रूप से जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हम बिस्तर पर बहुत देर तक लेटे रहते हैं और हमारी वृत्तियाँ चेंज होती रहती है। हमारा एक मन का स्वभाव है और उसके बाद हम आलस बस कह देते हैं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन इसके लिए हमारे जो साधक हैं, हमने उनको कहा है कि उनको सुबह फ़ोन करो और कहो भाई आपको केंद्र पे पहुंचना है, तो एक दूसरे को सहयोग करके आते हैं। इसलिए केंद्रों में संख्या हमारी बहुत अच्छी तादाद रहती है। काफ़ी शाहजहाँपुर में काफ़ी लोग इस मामले में जागरूक हैं। योग आवश्यक है, हमने तो पहले ही कहा कि योग बहुत आवश्यक है और भारतीय योग संस्थान चीख चीख के कह रहा है योग बहुत आवश्यक है। बावजूद इसके लोगों में जागरूकता की कमी है। तो इसकी क्या वजह है? क्या आप लोगों के संदेश उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो लोग खुद अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, सबसे मुख्य बात यह है कि सुबह अपने आप में उठना ही जो है वो बहुत ही लाभदायक है। उसका एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि भगवान सूर्य के उदय होने से पूर्व और 1 घंटे बाद तक जो हमारा वातावरण में है उसमें 22% ज़्यादा ऑक्सीजन रहती है, और 22% जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा रहेगी तो हमारा श्वसन प्रणाली पूरी, लंग सिस्टम, सारे सिस्टम्स हमारे अपने आप सक्रिय रहेंगे और वो करेंगे। आज जो बीमारी विशेष रूप से आई है वो देर तक सोने के कारण ही आ रही है। ये लोग देर तक सोते हैं, और एक कहावत है कि जब सूर्य भगवान आपको जगाएंगे तब जो है आप बीमार होंगे, और आप सूर्य भगवान को जगह उठाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पवन सिंह जी, लोगों के पास में समय नहीं है लेकिन वो योग से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि समय की प्रॉब्लम है। जो उनकी दिनचर्या है वो अनियमित है, यानी कभी रात में ड्यूटी जाना है, कभी सुबह ड्यूटी जाना है। नहीं तो ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो इस तरह की अनियमित जीवन में यानी करके लोग अपने आप को निरोगी रख सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें, योग को अपने जीवन में उतार सकें? उसके लिए जैसे बहुत कम समय है तो खड़े होके जो हमारा जो मेरुदंड है वो शरीर का आधार है, और मेरुदंड को हम आगे कर सकते हैं, पीछे, दाहिने बाएं ट्विस्ट करा सकते हैं। ये 4 तरीके से ही उसको कर सकते हैं। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में खड़े होकर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और अर्धचक्रासन का अभ्यास वो अगर 2-2 मिनट कर ले तो खड़े होकर पर्याप्त है।
प्राणायाम के लिए जो शास्त्रीय आसन है, विशेष रूप से इसमें हमारा सुखासन है, स्वास्तिक आसन है, सिद्धासन, पद्मासन। इन 4 आसनों में किसी भी आसन में वो बैठ के प्राणायाम का अभ्यास, अगर वो 10 से 15 मिनट आसन कर लेते हैं और 15 मिनट ही प्राणायाम कर लेते हैं, तब भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ न कुछ करना अवश्य होगा, तो आधे घंटे में उनकी साधना कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। पवन सिंह जी, ये तो चर्चा हुई योग के ऊपर और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। इसके लिए आप तक टाइम्स के लिए की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि कुछ योगिक क्रियाएं, जी हाँ, मतलब जो है कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आप करके दिखाएं, यानी जैसे आपने बताया तड़ासन, त्रिकोणासन, यानी और वज्रासन वगैरह जो भी मतलब जो है यानी, तो कुछ आसनों को आप करके दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे वो देखेंगे और कैसे किया जाता है वो भी उनको देखने को मिलेगा, तो जिससे मतलब जो है कि कैसे किया जाता है ये उनके लिए आसान हो जाएगा, यानी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आसन प्रैक्टिकली मतलब उनको प्रयोग के तौर पर आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को कर दिखाएं। जी हाँ। जब हम घूमने निकलते हैं तो हमारे पास आसन नहीं होते हैं, तो हम खड़े होकर 4 आसनों का अगर अभ्यास करेंगे तो हमारा मेरुदंड पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। सबसे पहले खड़े होकर ताड़ासन करेंगे। इसमें पैरों में 3 से 4 इंच का फासला, हाथों ग्रिप बनाकर सिर पर रखेंगे, अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचेंगे और ठहराव अपनी क्षमता रूप करेंगे। उसमें आवश्यक नहीं कि कितनी देर रुकना है, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ही हमें अपनी साधना करनी है। 5 बार कम से कम खड़े होकर ताड़ासन करना है। दूसरा आसन त्रिकोण आसन। दिन की क्रियाओं में हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, लेकिन दाएं बाएं झुकना नहीं होता। जब त्रिकोण आसन में हम पैरों को कंधे से अधिक चौड़ाई में खोलते हैं, सांस भरते हुए दाहिनी भुजा ऊपर ले जाते हैं और सांस निकालते हुए बाईं ओर झुकते हैं, तो मेरुदंड हमारा दाहिने और बाएं प्रभावित होता है। इन दाहिने और बाएं में प्रभावित होने से एक तरफ हमारी पैनक्रियाज की जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती है और संकुचित होती हैं, दूसरी तरफ लीवर की, तो पेट के सारे आंतरिक अंग, गुर्दे, लीवर, तिल्ली, पैनक्रियाज सभी प्रभाव में आते हैं और मेरुदंड में पूरी तरीके से रक्त संचार होने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तीसरा आसन हमारा कटी चक्रासन, जिसमें पैरों में कंधों के बराबर फासला कर हम सामने की ओर हाथों को सीधा करते हैं और कटी भाग प्रभावित करने के धड़ को दाहिने और बाएं, इसे हम 30 से 40 बार कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा कटी चक्र प्रभावित होने से हमारी पाचन और निष्कासन प्रणाली विशेष रूप से प्रभावित होती है और मेरुदंड में पूरी तरीके से रक्त संचार होता है। चौथा आसन है हमारा अर्धचक्रासन। इसमें पैरों में 3 से 4 इंच फासला करके हम अंगूठों को रीढ़ पे मिलाते हैं और सांस भरते हुए अधिक से अधिक पीछे को झुकते हैं। जब पूरी सांस हमारी फेफड़ों में भर जाती है तो हमारे फेफड़े पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और इसमें विशेष रूप से हमारी हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। जो आज की सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, हमारे लंग्स एक्टिव नहीं है और हमारा हार्ट भी बहुत सही ढंग से स्वस्थ नहीं है। तो ये अर्धचक्रासन, पीछे को झुकेंगे, इसको भी हमें 5 बार करना है। अगर इतना ही कर लेते हैं तब भी इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। जहाँ तक प्राणायाम का सवाल है, प्राणायाम सांसों की क्रिया है। इसमें प्राण से प्राण जो है हमारी श्वास जो स्थूल बताई गई है और प्राण उसकी अंतरंग शक्ति का नाम है। इसमें 2 प्राणायाम, सबसे पहले ये ध्यान रखना है खुले जगह पर हम करें प्राणायाम और उखड़ी हुई सांसें नहीं हो, सांसें सामान्य करें। इसके लिए हमें गहरी लंबी सांस का अभ्यास करना है। फिर अनुलोम विलोम, बाईं ओर से अधिक सांस को भरना है, अपनी क्षमता अनुरूप पूरी सांस भरकर दाहिनी ओर से निकाल देना है। इससे हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन आएगी तो अधिक से अधिक रक्त की शुद्धि होगी और हमारे फेफड़े एक्टिव होंगे। बाईं ओर से भरकर दाहिनी ओर से निकालना, दाहिनी ओर से भरकर बाईं ओर से निकालना। दूसरा कपालभाति। कपाल का मतलब है
मस्तिष्क और भाती माने चमकाना, उसकी शुद्धि के लिए। जब हम शक्ति से सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं तो हमारी पूरी फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है और पेट की मांसपेशियों का भी संचलन होता है। अगर हम और गहराई में जाके बात करेंगे तो इसमें हमारी जो समान प्राण का क्षेत्र है, मणिपुर क्षेत्र, उसमें मुख्य प्राण और अपान प्राण का आपस में मिलन होता है। इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। प्राणायाम हमारे मन को ही प्रभावित करता है इस समय, इसलिए जितना हमें शरीर के लिए आसन आवश्यक है उससे ज़्यादा हमारे मन को प्रभावित करने के लिए प्राणायाम है, तभी हम तनाव से दूर रह सकते हैं। आप तक टाइम्स की इस खास पेशकश के लिए इमरान सैफ़ी, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफ़ी के साथ साथ अपने बड़े भाई पवन सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को जो योग की जानकारी साझा की, जो योग की बातें उनको बताई और योग करके दिखाया है। नहीं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग यूँ ही देखते रहिए आप तक टाइम्स। बहुत जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नई प्रतिभा, किसी नए विषय, किसी नई समस्या पर विस्तृत वार्ता, उसके सुझाव और निदान के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।